हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं प्रमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और सर्वनाम। तो आज अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम को हम उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आजकल लगभग सभी पेपर में से व्याकरण से प्रश्न पूछा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन व्याकरण से आता ही आता है। तो हम संज्ञा सर्वनाम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम समास पढ़ेंगे और छंद पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। तो जितनी भी चीजें व्याकरण में आता है सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम संज्ञा और उसके भेदों को पढ़ेंगे। परिभाषा देख लेते हैं। तो यह बहुत ही बेसिक है। संज्ञा हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, छोटे क्लास से लेकर तीसरी चौथी क्लास से हम संज्ञा पढ़ते आ रहे हैं। तो फिर भी हम लोग एक बार इसे देख लेते हैं। सबसे पहले पेंसिल ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा हम देख लेते हैं। हालांकि आप में से ज्यादातर लोगों को इसका परिभाषा पता ही होगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको किसको संज्ञा कहा जाता है? अगर किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु, किसी वस्तु का नाम है, ठीक है, या फिर किसी स्थान का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो इन सभी चीजों को, इन सभी नामों को क्या कहा जाएगा? संज्ञा कहा जाएगा। किसको किसको कहा जाएगा? किसी व्यक्ति के नाम को, ठीक है, किसी वस्तु के नाम को, अगर किसी वस्तु का नाम है उसको भी संज्ञा कहा जाएगा, किसी जगह का नाम है उसे भी संज्ञा कहा जाएगा। तो इसे संज्ञा कहा जाता है। आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उदाहरण यहाँ पे दिया है हमने, पशु। पशु क्या है? संज्ञा है। ठीक है, हालांकि किसी पशु, एक पशु का नाम नहीं दिया है यहाँ पे, किसी एक जानवर का नाम नहीं दिया है, खाली यहाँ पे पशु लिखा है, तो ये संज्ञा है। और संज्ञा के भी भेद हम पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पशु जो है एक संज्ञा है। और एक कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। आप अभी बस इतना जान लीजिए, जातिवाचक संज्ञा। आगे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इसके बाद है सुंदरता। सुंदरता भी क्या है? संज्ञा है। और एक कौन सा संज्ञा है? गुणवाचक संज्ञा है। भाव, जैसे, जैसा शब्द क्या है? भाव के लिए प्रयोग करते हैं, तो यह भी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। मोहन, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, और यह भी संज्ञा है। दिल्ली, दिल्ली किसी स्थान का नाम है और यहाँ भी संज्ञा है। मारना, मारना एक क्रिया है। क्या है? मारना एक क्रिया है। ठीक है, तो संज्ञा आप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ ही गया। संज्ञा क्या क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के भी भेद होते हैं, वो अब हम आगे देखेंगे। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के। कौन कौन से प्रकार होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के। ठीक, अब इन 5 प्रकार को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से संज्ञा के भेद किए जाते, कैसे हम समझेंगे कि कौन जातिवाचक संज्ञा है, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन समूहवाचक संज्ञा है और कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन 5 प्रकार होते हैं, इन प्रकारों को आपको याद में रखना है। पेपर में पूछा जाता है संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं या फिर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार की संज्ञाएं होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो आगे हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नाम देखिए। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? व्यक्ति। जहां पे किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का नाम हो, उससे क्या समझेंगे हम कि यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे समझेंगे? जहां किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है जयपुर। क्या दिया है? जयपुर। अगर आपको इसका परिभाषा देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर परिभाषा लिखना हो तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा आपको।
और आप अपने लिए याद रखना चाहते हैं तो नाम से ही याद रख सकते हैं। जहां पे व्यक्ति आ जाए, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक का अर्थ जहां किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक, जयपुर, जयपुर एक स्थान का नाम है तो यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दिल्ली, दिल्ली क्या है, स्थान का नाम है, जगह का नाम है, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। भारत, भारत स्थान का नाम है, हम भारत में रहते हैं, तो यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। रामायण, रामायण एक क्या है, पुस्तक है, वस्तु है, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब रामायण से आपको ये याद रखना है, रामायण की जगह किसी अन्य किताब का नाम अगर आप दिया जाए तो वह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, किसी भी किताब का अगर नाम आए, वेद आए, महाभारत है ना, किसी दूसरा पॉपुलर किताब, किसी का भी नाम अगर दिया जाए आपके पेपर में कि बताइए यह जो पुस्तक है, मान लीजिए रामायण ना देके महाभारत दिया जाए कि यह जो पुस्तक है यह किस, महाभारत किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो महाभारत व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अमेरिका, अमेरिका भी स्थान है, स्थान का नाम है अमेरिका, है ना, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, राम देखिए तो राम देख के समझ जाएंगे कि यहाँ किसी व्यक्ति का ही नाम है, तो यहाँ पे उदाहरण, यहाँ पे हमने विशेष परिभाषा देखा है कि व्यक्ति का नाम होना चाहिए, तो यह व्यक्ति का नाम है राम, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। श्याम, श्याम भी किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक, तो यहाँ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर किसी लड़की का भी यहाँ पे नाम हो, किसी का भी नाम दिया हो, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे सीता, कृष्ण, राधिका, श्याम, मोहन, किसी का भी नाम हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे अफ्रीका, अफ्रीका भी स्थान का नाम है, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहा जाएगा, जहां किसी व्यक्ति का नाम हो, जहां पे किसका नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान यानी जगह का नाम हो। ठीक है, यहाँ जो उदाहरण पे जगह का नाम दिया है, यह ना होकर दूसरी जगह का भी नाम हो सकता है, तो किसी स्थान का नाम हो या फिर किसी वस्तु का नाम हो, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो 5 संज्ञाएं होती है, 5 प्रकार की, उसमें से हमने पहला पढ़ लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पे जाति लिखा है, जाति से आप क्या समझते हैं, किसी समूह विशेष को जाति का नाम दिया जाता है। जैसे मनुष्य जाति, हम मनुष्य हैं, तो हमारी सारे मनुष्य कम्युनिटी को इंगित करने के लिए या बताने के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, मनुष्य शब्द यूज किया जाता है। जैसे मछली, मछली भी विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन अगर पूरे सारे मछलियों के बारे में हम बात करें तो सिर्फ मछली शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी क्या है, जाति, उस जाति को वो रिप्रेजेंट करता है, बताता है, तो वो भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर फूल, फूल एक फूल का यहाँ पे नाम नहीं दिया है, कमल, गुलाब, मोगरा, किसी एक फूल का यहाँ पे नाम नहीं दिया है, यहाँ पे क्या कहा गया है, फूल, तो सारे फूल आ जाएंगे फूल शब्द के अंतर्गत, तो यहाँ क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, अर्थात एक शब्द से सारे जाति का बोध होता है। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, जिस शब्द से किसी प्राणी वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, ठीक है, वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, घोड़ा, यहाँ पे क्या दिया, घोड़ा। अब घोड़े की जो नस्ल होती है वो कई प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार के घोड़े होते हैं, तो एक घोड़ा शब्द से आप यहाँ क्या समझेंगे कि यहाँ जातिवाचक संज्ञा, अर्थात घोड़े जाति के अंतर्गत, घोड़ा जाति के अंतर्गत जितनी भी विभिन्न प्रकार के नस्ल के घोड़े आते हैं, सबको यहाँ पे रखा गया है, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा घोड़ा जाति को यहाँ पे इंगित किया गया है। आगे देखिए फूल, यहाँ पे फूल बताया गया, तो फूल से आप समझेंगे कि अगर कहीं पे लिखा है फूल, तो इसका मतलब सारे फूल, जितने भी प्रकार के फूल होते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, तो जितने भी फूल होते हैं सबको यहाँ पे रखा गया, तो फूल जाति को यहाँ पे क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया, बताया गया, तो यहाँ भी जातिवाचक संज्ञा है। आगे है मनुष्य, तो मनुष्य भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार के मनुष्य होते हैं,
किसी का रंग ज्यादा साफ होता है, किसी का रंग ज्यादा काला होता है, कोई सांवला होता है, कोई हाइट में बहुत ज्यादा होता है, कहीं कहीं के लोग हाइट में कम होते हैं, है ना। तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न जाति के समूह के लोग पाए जाते हैं, मगर उनको बताने के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, मनुष्य। तो मनुष्य शब्द से क्या समझेंगे कि हाँ जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे किसी एक मनुष्य के बारे में बात नहीं हो रहा है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रहा है, ना ही किसी एक फूल के बारे में बात हो रहा है, ना ही किसी एक घोड़े के बारे में बात हो रहा है। आगे बताया गया वृक्ष, वृक्ष भी विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जंगल में। तो एक शब्द वृक्ष, तो इससे समझेंगे कि जो जितने भी इस पृथ्वी पर वृक्ष पाए जाते हैं सबके बारे में बात हो रहा है। तो वृक्ष जाति के बारे में बात हो रहा है, तो हम क्या समझेंगे इससे कि यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह भी समझ में आ गया जातिवाचक संज्ञा कैसे समझा जाता है। एक शब्द से उस सारे समूह के बारे में जब बात किया जाता है, ठीक है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, समूह। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि किसी समूह के बारे में यहाँ जरूर बात होगी, तभी इसका नाम क्या रखा गया है, समूहवाचक संज्ञा रखा गया है। यहाँ पे परिभाषा देख लीजिए, जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है, व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब वस्तु के समूह का बोध अर्थात समूह का पर्टिकुलर समूह का बोध, हमने पिछला वाला क्या पढ़ा था, जाति, अर्थात ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पर उस जाति को प्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए जाति, जैसे मनुष्य जाति, पूरे मनुष्य जाति को बताने के लिए एक शब्द मनुष्य, लेकिन यहाँ पे हम बात करें समूह, एक छोटे से समूह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे परिवार, परिवार क्या है, एक छोटा समूह है। तो इस परिवार के बारे में बात करें तो परिवार में कोई एक व्यक्ति नहीं रहता है ना, परिवार में 4, 5, 6 सदस्य रहते हैं, तो उसे परिवार कहा जाता है। तो एक समूह की, एक छोटे समूह की बात हो रही है यहाँ पे, तो यह समूहवाचक संज्ञा है। परिवार को हम जातिवाचक संज्ञा नहीं कहेंगे, क्योंकि एक परिवार से पूरे समाज के परिवार की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, एक छोटे परिवार की बात हो रही है, तो यह समूहवाचक संज्ञा, एक कम संख्या में वहां पे लोग रहते हैं। आगे है कक्षा। कक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं हम कक्षा के बारे में बात करके, एक कक्षा के अंदर, एक छोटे से कक्षा के अंदर जितने भी बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, चाहे 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उस कक्षा के भीतर, हम उस कक्षा के भीतर जितने बच्चे, उनके बारे में बात करें, उन छोटे समूह के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यह भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। सेना, जब हम सेना के बारे में बात करते हैं तो सेना भी क्या है, एक पर्टिकुलर वो भाग है, सेक्शन है कि हाँ सेना में इतने लोग हैं, कितने लोग हैं, जैसे 100, 50, 1000, जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे या फिर देश के पूरे स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे जब हम किसी सेना के बारे में बात कर रहे हैं तो उस भाग के बारे में बात कर रहे हैं, सभी मनुष्य जाति के बारे में बात नहीं कर रहे, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, समूहवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि एक समूह की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद भीड़, भीड़ भी समूह की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी समूहवाचक में आएगा, जातिवाचक में नहीं आएगा। ठीक, आगे है पुलिस। जब हम पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं तो एक पुलिस स्टेशन में जितने पुलिस है, या फिर एक जिला में जितना, या फिर एक ब्लॉक में, या फिर एक राज्य में जितने पुलिस है, तो उस पर्टिकुलर भाग के बारे में बात करें, समूह के बारे में बात करें, ठीक है, तो उसे भी हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, ना कि जातिवाचक संज्ञा। अंतर समझ में आ गया होगा कि समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। जब हम पूरे मनुष्य जाति की बात करते, चाहे वो किसी भी वर्ग में हो, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, पूरे मनुष्य जाति की कम्युनिटी की बात होती है तो वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। जब एक क्षेत्र या एक भाग विशेष की बात होती है, जहां वो सेना में काम कर रहा हो या पुलिस में काम कर रहे हो, किसी अन्य विभाग में काम कर रहा हो, तो वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो एक समूह की बात होती है जहां पे, ठीक है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जब पूरे समुदाय, पूरे पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उसके बारे में जब बात हो रही है, जैसे वृक्ष, वृक्ष का जितना भी जाति है, वृक्ष शब्द से यहाँ पे बताया जा रहा है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। लेकिन समूह, जैसे कि बरगद, जितने भी बरगद के पेड़ हैं वो यहाँ पे समूह में अलग हो गए, तो यह क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है,
तो इस प्रकार से अलग है एक दूसरे से, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब आगे देखते हैं, आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्य। द्रव्य शब्द से क्या समझते हैं? जो पिघलता है, ताप में परिवर्तन होने पर जो ठोस होता है या फिर पिघलता है, उसे क्या कहा गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पानी, पानी का अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो या तो ठोस में बदल जाएगा या फिर पिघल के पानी बन जाएगा, तरल पदार्थ बन जाएगा। तो यहाँ क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। लोहा, लोहा भी ऐसे ही है, धातु है जिसके तापमान में परिवर्तन होते ही उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। अगर उसे हाई टेम्परेचर में गर्म किया जाए तो वो पिघल जाता है, अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए, सामान्य टेम्परेचर में रखा जाए तो वह ठोस बन जाता है। तो यहाँ भी द्रव्यवाचक संज्ञा आएगा। तेल, तेल में भी क्या होता है? जब उसके टेम्परेचर में परिवर्तन होता है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। आगे है घी, घी का भी आपको पता ही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वह पिघल जाता है, कम टेम्परेचर पे रखने से वह जम जाता है। दाल, दाल यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि दाल का भी जब उसमें टेम्परेचर हाई किया जाता है, उसमें पानी डाल के, तो क्या हो जाता है? द्रव्य बन जाता है, तरल बन जाता है। ठीक है, और वही अगर आप उसे हाई टेम्परेचर पे रख दे तो बिल्कुल ठोस बन जाएगा, कठोर बन जाएगा। तो समझ में आ गया, द्रव्यवाचक संज्ञा ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे हम देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव शब्द से आप क्या समझते हैं? भाव शब्द से आप क्या समझते हैं? भाववाचक संज्ञा हमारे जो हाव भाव होते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, गुस्से में हो या खुशी में हो, ठीक है, जो हमारे हाव भाव होते हैं उसको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। कौन कौन से हाव भाव? जैसे हमारे गुण, ठीक, ये भी हमारे एक भाव है। दोष भाव है। दशा, ठीक, यहाँ भी भाव है, तो इसे क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, बचपन, ठीक, बचपन किस में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा है। जब आप बचपन शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में कैसा भाव उत्पन्न होता है? किसी छोटे बच्चे का उत्पन्न होता है? नहीं होता है। तो वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जवानी, जवानी शब्द सुनते ही एक जवान व्यक्ति का आपके मस्तिष्क में क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है जवानी। तो क्या है? एक भाव है। बुढ़ापा, बुढ़ापा शब्द से भी हमारे भीतर एक भाव उत्पन्न होता है। बुढ़ापा सुनते ही क्या हम फील करते हैं? बिल्कुल एक बूढ़ा आदमी जो हाथ में डंडा लेके चल रहा है। तो ये बुढ़ापा सुनते ही, शब्द सुनते ही हमारे भीतर भाव उत्पन्न होता है बुढ़ापे वाला, कि हाँ एक बूढ़ा आदमी ऐसे चलता है। तो बुढ़ापा। भला, भला शब्द भी हमारे भीतर भाव उत्पन्न करता है। जब हम भला शब्द सुनते हैं तो क्या सकारात्मकता का भाव आता है। महता, महान व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है महता, महानता जो भी है। सुंदरता, ठीक, यह शब्द सुन के भी हमारे भीतर भाव उत्पन्न होता है। अगर फूल के लिए सुंदरता शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो बहुत सुंदर फूल का हम इमेज बना लेते हैं, अभी सोच लेते हैं दिमाग में। मृदुता, सत्य, कोमलता, तो ये सारे शब्द जो है हमारे भीतर भाव उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो इसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, ना किसी व्यक्ति का नाम दिया है, ना किसी स्थान का नाम दिया है, ना किसी वस्तु का नाम दिया है, लेकिन ये सारे शब्द जो है हमारे भीतर भाव उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो हमने यहाँ पढ़ लिया है, संज्ञा के पांचों प्रकार को पढ़ लिया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपको संज्ञा के पांचों प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, जैसे मैं अपना नाम लूं तो मैं अपना नाम बताऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आप अपने दोस्त का नाम बताओगे तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। किसी स्थान का नाम बताओगे तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। किसी वस्तु का नाम आएगा जहाँ पे किसी सेंटेंस में, तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे है जातिवाचक संज्ञा पढ़ा है हमने, किसी विशेष जाति को बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, फूल, पुष्प, वृक्ष, मछली, जो भी आप शब्द प्रयोग करते हो उस सारे समूह को वो एक शब्द रिप्रेजेंट कर रहा है तो
वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आगे हमने पढ़ा समूहवाचक संज्ञा। एक छोटे समूहों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। फिर हमने पढ़ा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक, हम क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। तो सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान आदि के स्थान पर, नाम के स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं? सर्वनाम प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं शब्द, अभी बस देख लीजिए, आगे उदाहरण से हम समझेंगे। मैं शब्द, तुम, ये भी सर्वनाम है। तुम्हारा, ये भी सर्वनाम है। आप, यहाँ भी सर्वनाम है। आपका, इस, उस, यहाँ, वहां, हम, हमारा आदि, यह सारा शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। यहाँ जो सारे शब्द हैं, मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यहाँ, वहां, हम, हमारा, तो यहाँ सारे जो शब्द हैं यहाँ सर्वनाम में प्रयोग होते हैं। एक व्यक्ति का नाम ना लेकर तुम या फिर तुम्हारा, आप या फिर आपका, इस प्रकार का जो शब्द होता है यहाँ क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। तो आगे हम कामता प्रसाद गुरु का जो एक परिभाषा आया है इसमें इसे देख लेते हैं। परिभाषा क्या दिया है कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले में आता है। किसके बदले में आता है सर्वनाम? किसी संज्ञा के बदले में आता है। जैसे मैं, बोलने वाला, मैं शब्द किसके लिए होता है? अगर मैं अपने लिए बोलूं मैं, तो मैं बोल रही हूं तो मैं शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग होगा। तुम, सुनने वाला, अगर मैं बोलूं तुम या तू, तो वो सामने वो जो सुन रहा है या सुन रही है उसके लिए प्रयोग होगा तू शब्द, या फिर तुम शब्द सुनने वाले के लिए। यहाँ, यहाँ जो शब्द है यहाँ निकटवर्ती वस्तु के लिए। ठीक, अगर मैं यहाँ शब्द का प्रयोग करके बोलूं तो यहाँ किसके लिए प्रयोग होगा? निकटवर्ती शब्द के लिए। जैसे कि यहाँ एक कलम है तो यहाँ शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? ये निकटवर्ती वस्तु है, यानी पास में जो वस्तु रखी है उसके लिए प्रयोग हो रहा है यहाँ शब्द। ठीक है, वहां, वहां शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? दूरवर्ती वस्तु या दूर में जो वस्तु रखी है उसके लिए, कि वहां एक कलम है तो वहां शब्द दूर में रखी वस्तु के लिए प्रयोग होगा और यहाँ शब्द पास में रखी वस्तु के लिए प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से यहाँ कामता प्रसाद गुरु ने परिभाषा दिया है कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। जैसे मैं, बोलने वाला शब्द, तू, सुनने वाला, यहाँ निकटवर्ती वस्तु, वहां दूरवर्ती वस्तु इत्यादि। ठीक, आगे हम अच्छे से और समझ लेते हैं सर्वनाम को कि वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है, किसके बदले में होता है? यहाँ पे बताया गया है संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। हमें पता है किसे कहा जाता है संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। साथ ही हमने संज्ञा के प्रकार को भी पढ़ा है। उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि उन वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर जब मैं, तुम, आप, यहाँ, वहां ऐसे शब्द का प्रयोग होता है तो वो सर्वनाम बन जाता है। तो इसमें बताया गया है कि वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा गया है? वाक्य में जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं, उसमें जहां पे शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है, वो शब्द हम आगे देखेंगे, शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम शब्द का क्या अर्थ होता है? सबका नाम। संज्ञा जहां केवल उसी नाम का बोध कराती है जिसका वह नाम है, वह सर्वनाम से केवल एक के ही नाम का नहीं, उसके नाम का बोध कराती है। जैसे राधा कहने से केवल नाम वाली लड़की का बोध होगा, राधा नाम वाली लड़की का ही बोध होगा राधा कहने से। किंतु सीता, गीता,
राम श्याम सभी अपने लिए मैं का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अगर सीता बात कर रही है तो अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करेगी, और अगर गीता बात कर रही है तो वहां भी अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करेगी। श्याम अगर बात कर रहा है तो वह भी अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करेगा। राम बात कर रहा है तो वह भी अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करने वाला है। तो यह जो मैं शब्द है यह क्या है? सर्वनाम है। मैं शब्द का प्रयोग करेंगे तो मैं इस सब का नाम होगा। ठीक है, मैं इस सब का नाम होगा। इसी तरह बोलने वाले अनेक नामों के बदले में तुम या आप, और सुनने वाले अनेक नामों के बदले वहां या वे का प्रयोग होता है। यहाँ पे ज्यादा अच्छे से आपको समझ में नहीं आया होगा, आगे हम इसे और अच्छे से समझेंगे। दूसरे स्लाइड में उदाहरण के साथ समझेंगे सर्वनाम की उपयोगिता। यहाँ पे हम जानेंगे सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। अगर संज्ञा से काम चल रहा है, संज्ञा किसी वस्तु स्थान आदि के नाम को हम बोल के जब सेंटेंस बना पा रहे हैं तो सर्वनाम की क्या आवश्यकता पड़ गई। ठीक, तो देखिए सर्वनाम भाषा को सहज, सुंदर और सुविधाजनक बनाता है। क्या बनाता है सर्वनाम? कोई भी भाषा को या कोई भी लेख को, ठीक है, क्या बनाता है? सहज, सुंदर और सुविधाजनक बनाता है। उदाहरण के लिए सर्वनाम के बिना भाषा की स्थिति देखिए। अब बिना सर्वनाम के हम एक सेंटेंस देख लेते हैं, फिर सर्वनाम लगा के उसी सेंटेंस को देखेंगे। मोहिनी स्कूल गई। यहाँ पे मोहिनी क्या है? संज्ञा है। स्कूल से आते ही मोहिनी की सखी के साथ घर जाएगी। यहाँ पे मैं, तुम, वह, यह ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि ये सारे जो शब्द है सर्वनाम है। तो बिना सर्वनाम के खाली संज्ञा का प्रयोग करके अगर सेंटेंस बनाया जाता है तो सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा कि मोहिनी स्कूल गई। स्कूल से आते ही मोहिनी की सखी के साथ घर जाएगी। फिर मोहिनी का और सखी का काम करेगी। फिर मोहिनी और सखी खेलेगी, तब मोहिनी घर लौटेगी। क्या यहाँ शब्द सहज, सुंदर और सुविधाजनक है? क्या सुनने में यहाँ अच्छा लग रहा है या पढ़ने में यहाँ अच्छा लग रहा है? बार बार किसी का नाम जब सेंटेंस के अंदर आ जाता है तो वह पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मोहिनी शब्द, सखी शब्द बार बार आया है। तुम या वह या उसने शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि ऐसे शब्द सर्वनाम होते हैं। तो मोहिनी स्कूल गई। स्कूल से आते ही मोहिनी की सखी के साथ घर जाएगी। फिर मोहिनी का और सखी का काम करेगी। फिर मोहिनी और सखी खेलेगी, तब मोहिनी घर लौटेगी। तो यहाँ सर्वनाम का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है, खाली संज्ञा के प्रयोग से यहाँ सेंटेंस बनाया गया है। तो अब हम इसी सेंटेंस को सर्वनाम का प्रयोग करके बना के देखते हैं कि किस प्रकार बनता है। तो यहाँ पे पढ़ने में शब्द जो है अटपटा लग रहा है, अनगढ़ लग रहा है, अव्यवस्थित लग रहा है। ठीक है, और अब सर्वनाम से युक्त शब्द देखिए। अब उसी सेंटेंस को हम सर्वनाम का प्रयोग करके बनाते हैं कि मोहिनी स्कूल गई। वहां से आते ही वह अपने सखी के साथ उसके घर जाएगी। देखिए यहाँ पे वह शब्द कहा किसके लिए आया? मोहिनी के लिए। वहां से आते ही वह अपने सखी, यह शब्द भी मोहिनी के लिए आया। वह अपने सखी के साथ घर जाएगी। फिर दोनों अपना अपना काम करेंगे। फिर क्या होगा? दोनों अपना अपना काम करेंगे। अपना अपना शब्द आया यहाँ पे। फिर दोनों खेलेंगे, तब मोहिनी घर लौटेगी। ठीक, तो यहाँ जो शब्द है व्यवस्थित लग रहा है, अटपटा बिल्कुल नहीं लग रहा है, सुंदर लग रहा है, सहज लग रहा है। तो इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे वहां शब्द सर्वनाम है, वह शब्द भी सर्वनाम है, उसके शब्द भी सर्वनाम है, और यहाँ पे जो अपना अपना शब्द दिया है यह भी सर्वनाम है। तो इस प्रकार से सर्वनाम का प्रयोग करके किसी भी सेंटेंस को सुंदर बनाया जा सकता है, व्यवस्थित बनाया जा सकता है, सहज और सरल बनाया जा सकता है। इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के साथ सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद या फिर सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक। पहले हमने पढ़ा संज्ञा के भेद। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं और हम देख रहे हैं कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है?
पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर है निजवाचक सर्वनाम, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम और इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह, हम, ये शब्द आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। किसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम में। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम में आपने या फिर आप शब्द आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको यहाँ या फिर वह शब्द अधिकतर देखने को मिलेगा। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपको कोई या कुछ ऐसे शब्द ज्यादा देखने को मिलेंगे जो निश्चित नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम में आपको जो या सो शब्द यानी शब्दों को जोड़ने वाले शब्द यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको कौन और क्या जैसे शब्द ज्यादा देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ जो भेद है सर्वनाम के, नाम से ही यह अपने आप को क्या करता है, सामने प्रदर्शित करता है या फिर अपने नाम से ही आपको अपने सामने प्रेजेंट कर रहा है। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्न यहाँ पे सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन क्या शब्द आएंगे, प्रश्न बनेगा, ऐसे शब्द आएंगे। संबंध जोड़ने वाले शब्द यहाँ पे आएंगे संबंधवाचक सर्वनाम पे। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो अनिश्चयवाचक में क्या होगा, कोई भी जो स्थान, वस्तु या किसी का नाम है तो वो निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होगा, इसलिए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक में क्या होगा, क्या है, कितना है, कहाँ है, सबको निश्चित मात्रा में होगा, पता होगा, तो वह यहाँ या फिर वह जैसे शब्द निश्चित शब्दों से इसको प्रेजेंट किया जाएगा। निजवाचक सर्वनाम भी आप या फिर अपने शब्द से आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा, मैं, तुम, वह, हम, ऐसे शब्द ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम इन्हें एग्जाम्पल के साथ और परिभाषा के साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। नाम में क्या है, पुरुषवाचक। ठीक, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि पुरुषवाचक जहां लिखा है अर्थात वहां पे किसी वस्तु का, व्यक्ति का नाम हो सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर वह या वे ऐसे शब्द भी प्रयोग हो सकते हैं, क्योंकि यह संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है। हमेशा याद रखना है कि संज्ञा नहीं है, यह सर्वनाम जब आएगा तो व्यक्ति का जो नाम है, वस्तु का नाम है या फिर स्थान का नाम है, उसके जगह पर क्या आएगा, वह, वे, उसने, उसके, ऐसे शब्द आएंगे। तो यहाँ पे परिभाषा है, पुरुषवाचक सर्वनाम संज्ञा शब्द के स्थान पर पुरुष मानसिकता या भौतिकता को सूचित करने के लिए प्रयुक्त सर्वनाम होता है। इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण वह या फिर वे होते हैं। पुरुषवाचक में वह या फिर वे शब्द प्रयोग ज्यादा होते हैं, जिसका प्रयोग पुरुष के स्थान पर किया जाता है। इस सर्वनाम की मदद से हम किसी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। इस सर्वनाम के प्रयोग से हम किसी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं जब हम उसका नाम नहीं जानते। इसके अलावा और भी पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो हम आगे देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैं, तुम, आप, उस, हम आदि इस सर्वनामों का प्रयोग विभिन्न संवादों या वाक्यों में किया जाता है जब हम व्यक्ति के संदेश को स्पष्ट करने के लिए उसकी ओर देख रहे होते हैं। इस तरह पुरुषवाचक सर्वनाम वाक्यों को संवाद करने और समझने में मदद करता है और व्यक्तियों के साथ संवाद में सुचारू रूप से प्रयोग होता है। तो जब मैं शब्द आता है, जब कोई व्यक्ति खुद अपने लिए बात कर रहा है तो वह क्या बोलेगा, मैं। तो जो मैं शब्द है वह क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम, जब वह व्यक्ति बात करने वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को कुछ बोल रहा है, तुम उसका नाम नहीं ले रहा है। मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ, मेरे सामने कोई लड़की है राधिका, तो मैं उससे बात कर रही हूँ, तो मैं उसको ये नहीं बोल रही हूँ राधिका सुनो, ऐसा ना बोल रही कि तुम सुनो या फिर तुम यहाँ करो। तो नाम ना लेके जो तुम शब्द का प्रयोग हो रहा है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप, जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं सामने वाले व्यक्ति को आप करके कोई बात बता रही हूँ, तो वो भी क्या है, सर्वनाम है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। उस, जब मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ
तो वो क्या है, वो भी व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। हम, मान लीजिए हम 4, 5 या 10 लोग आपस में बात कर रहे हो, मैं बोलूं कि हम, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, आप बोलो कि हम सब आज यही वाला खेलेंगे, या फिर यहाँ घूमने जाएंगे, या फिर आज हम ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे साथ मिलके। तो जो हम शब्द का प्रयोग हो रहा है वो क्या है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम होगा। तो आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सर्वनाम में क्या क्या आएगा, मैं, तुम। जब आप अपने लिए बात करते हैं, आप अपने बारे में कुछ बताते हैं, तो उसमें मैं शब्द का प्रयोग होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब आप अपने दोस्त या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ बात कर रहे हैं, आमने सामने बात कर रहे, एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आप अपने बारे में कुछ अपने सामने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं, तो तुम शब्द आएगा, वहां भी व्यक्तिवाचक सर्वनाम होगा। आप जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। फिर हम, जब आप आपस में अपने ही बारे में बात करते हैं, तो वो भी व्यक्तिवाचक सर्वनाम होगा। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम के भी कुछ भेद होते हैं। यह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पहला क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम तो इसमें है ही नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो यह जो मैं, तुम, आप, उस और हम, यह शब्द क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कुछ भेद यहाँ पे दिए गए हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहला क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद आ जाएगा मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और फिर तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर पेपर में पूछा जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी भी प्रसंग में व्यक्ति के सामने 3 प्रकार के पुरुष व्यक्ति आते हैं। पहला वह स्वयं, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा कोई अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है। पहला वह स्वयं, दूसरा उसके सामने जो सुन रहे हैं, एक व्यक्ति अनेक व्यक्ति जो सुन रहे हैं वो सुनने वाला, और तीसरा जो जिसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अतः हिंदी में प्रचलित पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार के भेद होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, तो हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार के भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें व्यक्ति नाम की ओर से होता है जो बात कर रहा है। उदाहरण स्वरूप मैं, हम, हमारा या मेरा। जब कोई व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में बात कर रहा है, तो वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जब 3-4 व्यक्ति या समूह में कुछ लोग, जैसे कक्षा में एक समूह बना के लोग आपस में बात करते हैं, या दोस्तों के बीच में आपस में बातचीत होती है, ठीक है, तो या फिर कहीं काम करने वाले लोगों के बीच में आपस में बात होता है, तो हम, जब सब लोग मिलके, या कोई व्यक्ति बोल रहा है कि हम आज घूमने जाएंगे, या फिर हम आज वहां जा रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो हम शब्द का जब प्रयोग होता है तो पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जब शब्द आता है हमारा, ठीक, जो हमारा शब्द है वो भी बातचीत करने वाले लोगों के बीच में प्रयोग किया जाता है हमारा शब्द, तो वहां भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और इसके बाद आता है मेरा, अपने लिए प्रयोग हो रहा है मेरा शब्द, तो यहाँ भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन कौन से है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, हम, हमारा और मेरा। ठीक, जब आप अपने लिए बात कर रहे हैं, मैं या फिर मेरा शब्द उत्तम पुरुषवाचक, या फिर अपने साथ ही अपने को जोड़ के, आप जिससे बात कर रहे हैं उनके बारे में भी बात कर रहे हैं, जो आपकी बातों को सुन रहा है उनको अपने साथ जोड़ के बात कर रहे हैं कि हम या फिर हमारा, तो वह भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब आगे है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसमें सर्वनाम के साथी या उन लोगों की ओर से होंगे जिनसे बात हो रही है। उदाहरण स्वरूप तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपने आदि। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब
इस मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आप अपने को जोड़ के नहीं बात कर रहे। यहाँ पे देखिए तू शब्द आया, मतलब आप किसी दूसरे सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे हो। जैसे मैं अगर सामने किसी व्यक्ति को बोलूंगी, तू करके बोलूंगी या तुम करके बोलूंगी, तो उसमें मैंने अपने आप को इंक्लूड नहीं किया है, नहीं जोड़ा है। अगर हम करके बात करेंगे तो उसमें मैं क्या कर रही हूँ, अपने आप को जोड़ के बात कर रही हूँ कि हम आज घूमने चलेंगे, तो उसमें मैं अपने आप को भी जोड़ी हूँ। अगर मैं बोलूं तुम आज घूमने जा रहे हो, तो मैंने उसमें अपने आप को नहीं जोड़ा है। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, ना कि आपने उसके साथ अपने आप को जोड़ा है, नहीं जोड़ा है ना। यहाँ पे सिर्फ तू शब्द आया या तुम शब्द आए, तो यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अर्थात बोलने वाला जब सामने सुनने वाले के बारे में ही सिर्फ बात कर रहा है, अपने आप को उसमें नहीं जोड़ा है, बोलने वाले ने सिर्फ सामने वाले के बारे में बात हो रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तुम शब्द का प्रयोग हो जाएगा, तुम्हारा शब्द का प्रयोग हो जाएगा, या फिर आप शब्द का प्रयोग हो जाएगा। अगर उम्र में बहुत बड़े हैं तो आप यहाँ बैठ जाइए, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप पानी पी लीजिए, तो सामने सुनने वाले व्यक्ति के बारे में सिर्फ बात हो रही है, तो यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, या फिर आपने शब्द। ठीक है, तो इन शब्दों से आप क्या समझेंगे कि यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है जब सिर्फ सुनने वाले के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आप इसमें अपने आप को बिल्कुल भी कहीं पे नहीं जोड़े हैं। जैसे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में यहाँ पे आपने अपने आप को जोड़ा है, जैसे कि हम, हमारा, हमारे, मैं, तो इसमें आपने भी अपने आप को जोड़ा है। लेकिन मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में तू, तुम, तुम्हारा, आप या फिर आपने, इसमें कहीं भी आपने, बोलने वाले व्यक्ति ने अपने आप को नहीं जोड़ा है, तो या फिर यहाँ क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, सर्वनाम व्यक्ति के बाहरी किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की ओर से होता है, जिसमें व्यक्ति या वस्तु का संदर्भ बनाया जा रहा है। तृतीय भेद के उदाहरण वहां, वे, उसका, उसके आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जहां पे बोलने वाला और सुनने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करूं तो यह क्या कहलाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, अगर मैं यहाँ पे आपसे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करूं, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बात करूं, तो वो जो तीसरा व्यक्ति है वहां या फिर वे या फिर उसका शब्द से जिसको डिनोट किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे न तो हम एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, न तो हम आपस में कहीं जाने की आपस में एक दूसरे के बारे में बात करें, या फिर मैं सामने वाले के बारे में बात नहीं करूं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वहां पे उपस्थित नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूं, तो वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य अर्थात यहाँ पे अन्य किसी के बारे में बात हो रही है। अन्य शब्द से याद रख सकते हैं कि अन्य किसी व्यक्ति की बात हो रही है जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम सुनने वाले व्यक्ति के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। मध्य पुरुषवाचक में क्या होता है, सिर्फ सुनने वाले के बारे में बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ मध्य पुरुषवाचक होगा। अन्य पुरुषवाचक में अन्य किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और उत्तम पुरुषवाचक में बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम, हमारा, हम, मेरे, मेरा, ऐसे शब्द का प्रयोग होगा तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो ये तीन भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब हम उदाहरण परिभाषा देख लेते हैं डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा का। ठीक, पुरुष के एक वचन रूप अपवर्जी और बहुवचन समावेशी होते हैं, जैसे मैं चला। इस वाक्य में मैं वक्ता के अतिरिक्त और किसी का बोध नहीं होता, किंतु हम चले वक्ता श्रोता के अतिरिक्त वह उपस्थित और लोगों को भी समाविष्ट किया गया है। ठीक, तो जो मैं चला शब्द यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। हम चले यह भी उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में यहाँ पे सर्वनाम कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम मतलब दोनों, बोलने वाला और सामने जो सुनने वाला वो दोनों इंक्लूड है। यहाँ पे मैं शब्द में जो बोल रहा है वो है, तो हम चले, मैं चला, तो ये क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तुम जा रहे हो, तो बोलने वाला नहीं जा रहा है, सिर्फ सामने वाले से पूछा जा रहा है कि तुम जा रहे हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, वहां जा रहा था,
उसने बोला था। किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, सुनने वाला और बोलने वाला बात कर रहे किसी तीसरे के बारे में, तो क्या कहलाया जाएगा? अन्य पुरुष सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण, थोड़े से उदाहरण भी यहाँ पे दिए गए हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम, जैसे आज मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि आज मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति अपने बारे में बात कर रहा है कि आज मैं स्कूल जा रहा हूँ अपने बारे में, तो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम। हमने अपना काम पूरा किया, हमने अर्थात बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जुड़े हुए हैं, इसमें हमने शब्द का प्रयोग आया। बोलने वाला भी है उसमें जुड़ा हुआ और सुनने वाला भी, तो हमने अपना काम पूरा किया, यहाँ भी उत्तम पुरुष सर्वनाम में आएगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं शब्द है, सिर्फ अपने लिए बात हो रहा है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष में सुनने वाले के बारे में बात होता है, तो आप क्या सोच रहे हो, यहाँ पे सुनने वाले के बारे में बात हो रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, तो यहाँ मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। तुम्हारा नाम क्या है, सुनने वाले के बारे में बात हो रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, तो जो तुम्हारा शब्द है इससे आप समझ जाओगे कि मध्यम पुरुष सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सुनने वाले के बारे में बात हो रहा है। आगे है अन्य पुरुष सर्वनाम, जहां किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रहा हो उसे क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष सर्वनाम। वह एक उच्च शिक्षा के बाद सीधे काम पर लग गया, वह, यहाँ किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है ना, दो लोग मिलके या कुछ लोग मिलके आपस में जब बात करें किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो वह शब्द का प्रयोग हुआ। तो वह एक उच्च शिक्षा के बाद सीधे काम पर लग गया, तो जो वह शब्द से आप समझ जाओगे कि यहाँ अन्य पुरुष सर्वनाम है। उसने उस पुस्तक को पढ़ा, उसने उस पुस्तक को पढ़ा, उसने, किसने? उसने, जो आपस में बात करे इसमें से कोई नहीं है, उसने, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि उसने उस पुस्तक को पढ़ा, तो यहाँ अन्य पुरुष सर्वनाम है। यहाँ एक बड़ी गाड़ी है, किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ एक बड़ी गाड़ी है, एक गाड़ी के बारे में बात हो रही है। आपस में जो लोग बात करे अपने बारे में नहीं बात करे, किसी तीसरे वस्तु के बारे में बात करे। यहाँ एक बड़ी गाड़ी है, ठीक, तो ये शब्द भी क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। ये उदाहरण दिखलाते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किस तरह से व्यक्ति को सूचित करने के लिए उपयोग होता है और वे वाक्यों को स्पष्ट और संवादात्मक बनाते हैं। ठीक, तो उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप सर्वनाम का प्रयोग, आप सर्वनाम का भी प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम में होता है। हिंदी में आप का प्रयोग या तो निजवाचक के रूप में स्वयं के लिए होता है या आदर्शार्थक मध्य पुरुष के लिए होता है, जैसे आइए, आप यहाँ बैठिए, आइए, आप यहाँ बैठिए, मध्यम पुरुष सर्वनाम सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है। किंतु कहीं कहीं आप का प्रयोग आदर्शार्थ अन्य पुरुष के लिए भी होता है। जो यहाँ आप शब्द है कहीं कहीं पे आदर्श दर्शाने के लिए, आदर्श दर्शाने के लिए आदर्शार्थ अन्य पुरुष अर्थात तीसरे जो व्यक्ति के बारे में हम बात करें उसके लिए भी प्रयोग होता है। और यह कब होता है? जब हम किसी महान व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब वहां पे आप शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन शब्द को पढ़ के आप समझ जाओगे कि यह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, अन्य पुरुष के बारे में बात हो रहा है। जैसे गांधी जी सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे, तो यहाँ पे गांधी जी उपस्थित नहीं है, तीसरे व्यक्ति है, वो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, लेकिन उनको आदर्श रूप से सम्मान देने के लिए यहाँ पे आप शब्द का प्रयोग होता है कि आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो यहाँ पे आदर्श अर्थात सम्मान देने के लिए यहाँ पे आप शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जब किसी महान व्यक्तित्व के बारे में हम बात करते हैं अन्य पुरुष के अंतर्गत, तो भी आप शब्द का प्रयोग होता है, ये बात आपको याद रखना है। ऐसा अगर सेंटेंस आपको पेपर में दिया जाए तो आप इसे मध्यम पुरुष नहीं लगाएंगे, ये क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन आप शब्द को देख के आपको नहीं घबराना है, ठीक है, आप शब्द को देख के नहीं घबराना है कि ये मध्यम पुरुष होगा, ये क्या होगा? अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। आगे देख लेते हैं। प्यार दुलार प्रकट करने के लिए होता है या निरादर और हीनता दिखाने के लिए होता है? प्यार दुलार के लिए होता है, निरादर के लिए क्या होता है? हे भगवान तेरी माया भी निराली है, समीपता है इसमें। और क्या है? अरे नलायक तू इधर क्या कर रहा है? यहाँ पे अपमान है, क्या है? अरे नलायक शब्द से ही समझ में आ रहा है पे अपमान हो रहा है। और हे भगवान तेरी माया भी निराली है, समीपता है।
तो ये ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। आगे देखिए निजवाचक सर्वनाम, हम किसके बारे में पढ़ेंगे अब, निजवाचक सर्वनाम। तो परिभाषा देख लेते हैं। इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं। कौन करता है, वक्ता या फिर लेखक स्वयं अपने लिए करते, निज स्वयं के लिए करते हैं। इस प्रकार वक्ता या लेखक निज सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का बोध कराता है और अपने लिए जिनका प्रयोग करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, अपने आप, यहाँ पे देखिए आप शब्द अलग है और अपने आप शब्द, अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं, अर्थात अपने स्वयं के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, आप या फिर अपने आप या फिर खुद, निज, स्वयं, स्वतः, निज के लिए, स्वयं के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगर आप बात कर रहे, आप वक्ता है, आप कहीं बात करें तो अपने लिए जो शब्द आप प्रयोग करेंगे, आप या फिर अपने आप या फिर खुद, निज, स्वतः, स्वयं के लिए जो शब्द प्रयोग करेंगे वह निजवाचक सर्वनाम होगा। और यह कौन करता है, वक्ता अर्थात बोलने वाला, लेखक या फिर लिखने वाला जो शब्द प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम के भी उदाहरण देख लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम में आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, इस वाक्य में आप वक्ता द्वारा श्रोता के लिए प्रयोग किया जा रहा है, अतः यहाँ आदर्श सूचक मध्यम पुरुष माना जाएगा, आदर्श सूचक मध्यम पुरुष माना जाएगा। आप कहाँ जा रहे हैं, ये शब्द अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, मतलब आपके लिए प्रयोग हो रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो आप शब्द वक्ता प्रयोग कर रहे हैं सुनने वाले के लिए, तो यह क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। आगे है मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, तो यहाँ पे बोलने वाला या लिखने वाला बोल रहा है कि यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, तो यहाँ क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इस वाक्य में वक्ता आप शब्द को स्वयं के लिए कर रहा है, आप शब्द का प्रयोग वक्ता किसके लिए कर रहा है, अपने आप के लिए प्रयोग कर रहा है, अतः यह निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। आप कोई परेशानी तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, तो यहाँ बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाला व्यक्ति से कह रहा है कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है। ऊपर दिए गए वाक्य में आप शब्द का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए कर रहा है, अतः यहाँ आदर्श सूचक मध्यम पुरुष माना जाएगा। ठीक है, आदर्श सूचक मध्यम पुरुष माना जाएगा, लेकिन सर्वनाम कौन सा माना जाएगा, निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा, क्योंकि यहाँ बोलने वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के लिए बोल रहा है आप शब्द। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होता है। निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारणा निश्चय के लिए होता है, जैसे मैं आप वहीं से आया हूं, मैं आप वही कार्य कर रहा हूं। जो आप शब्द है बोलने वाला जब सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए होता है, जैसे उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, और वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। जब बोलने वाला यह शब्द अपने लिए बोल रहा है कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, तो भी यह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आप शब्द का प्रयोग जब बोलने वाला कर रहा है तो भी वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। सर्वसाधारण के अर्थ में आप का प्रयोग होता है, जैसे आप भला तो जग भला, ऐसा कहावत होता है, आप भला तो जग भला। तो यहाँ बोलने वाला क्या कर रहा है, सभी के लिए एक शब्द का प्रयोग कर रहा है, आप भला तो जग भला, तो यहाँ भी निजवाचक सर्वनाम बनेगा। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, अपने से बड़ों का अपने शब्द आया है तो यहाँ भी निजवाचक सर्वनाम है, बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग कर रहा है। अवधारणा के अर्थ में कभी कभी आपके स्थान आपके साथ ही जोड़ा जाता है, जैसे मैं आप ही चला आता हूं,
मैं आप ही चला आता था। तो यहाँ जो आप ही शब्द है अर्थात यहाँ पे ही भी जोड़ा गया है तो यह भी निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यहाँ काम आप ही, मैं यहाँ काम आप ही कर लूंगा, मैं यहाँ काम आप ही कर लूंगा अर्थात स्वयं से कर लूंगा, अपने लिए बात हो रही है तो यहाँ भी निजवाचक सर्वनाम होगा, लेकिन यहाँ पे ही शब्द जोड़ा गया है मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी निजवाचक सर्वनाम ही कहलाएगा। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में जहां बात किसकी हो रही, निश्चितता की हो रही, निश्चित रूप से, यहाँ पे कोई अनिश्चितता नहीं है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे 100% निश्चित तौर पे हो रहा है, जो हो रहा है 100% हो रहा है, तो वह निश्चितवाचक सर्वनाम है। और संकेत के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ, वह, इस, उस, ये, वे इत्यादि सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा देख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों में से निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती संकेत का प्रयोग होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निकटवर्ती और दूरवर्ती क्या होता है, मान लीजिए यहाँ एक कलम है तो 100% यहाँ कलम है, यहाँ नहीं बोला जा रहा कि हो सकता है यहाँ कलम है, तो हो सकता है शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। हो सकता है शब्द से क्या होगा कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन निकटवर्ती जो पास में रखी वस्तु है और दूरवर्ती जो दूर में रखी हुई वस्तु है जिसके बारे में बात हो रही है, तो दोनों के बारे में बात हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप में वो वस्तु या व्यक्ति वहां पे है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपको निकटवर्ती और दूरवर्ती समझ में आ गया कि सर्वनाम शब्द में किसी निश्चित व्यक्ति मतलब वह निश्चित रूप से है, ठीक है, अनिश्चित नहीं है। वाक्य में जो बातें की जाएगी बिल्कुल निश्चित तौर पे की जाएगी, अनिश्चितता नहीं होगी उसमें। तो निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब बात हो रही है, चाहे वह व्यक्ति निकटवर्ती हो, पास में हो, चाहे वह व्यक्ति दूर हो, या चाहे वह वस्तु पास में हो या दूर हो, लेकिन वो निश्चित रूप में है, 100% है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और उसके लिए शब्द कौन कौन से प्रयोग होते हैं, यहाँ, वह, इस, उस, ये, वे इत्यादि जो शब्द है वो प्रयोग होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कैसे होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह सर्वनाम का प्रयोग किसी निकटवर्ती व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे पास में रखी कोई वस्तु है जिसके लिए क्या शब्द प्रयोग होगा, यह शब्द, या फिर पास में ही कोई व्यक्ति है उसके लिए क्या शब्द होगा, यह व्यक्ति या फिर यह वस्तु। ठीक, तो तथा वह सर्वनाम का प्रयोग दूरवर्ती व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होगा। वैसे वह वस्तु जो रखी है या फिर वहां जो व्यक्ति है, ठीक, तो यह शब्द का प्रयोग पास में रखी वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है और वह शब्द दूर रखे वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। जैसे यह सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा अथवा संज्ञा वाक्यांश के स्थान पर निश्चय का बोध करवाने के लिए भी किया जाता है। इस उम्र में शादी करना यहाँ आपको शोभा नहीं देता। उदाहरण देखिए, इस उम्र में शादी करना यहाँ आपको शोभा नहीं देता, मतलब यहाँ निश्चित तौर पे बात की जा रही कि यहाँ आपको शोभा नहीं देता। यहाँ नहीं बोला जा रहा कि हो सकता है आप ऐसा शादी करो तो अच्छी बात नहीं है, हो सकता, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। बोला जा रहा है यहाँ आपको शोभा नहीं देता, लड़का निश्चित रूप से आपको शोभा नहीं देता है। तो यहाँ मतलब किसी पास में व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, किसी पास के ही व्यक्ति के बारे में या फिर आमने सामने किसी व्यक्ति से बात की जा रही है कि यहाँ जो आप काम कर रहे हैं यहाँ आपको शोभा नहीं देता। तो यहाँ निश्चित वाचक सर्वनाम है, अर्थात निश्चित रूप से आपको शोभा नहीं देता। इस वाक्य में संज्ञा वाक्यांश के स्थान पर यहाँ का प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम के वाक्य देखिए, वह खाना खा रहा है, तो निश्चित रूप से वह खाना खा रहा है। यहाँ पे ऐसे नहीं बोला जा रहा है कि हो सकता है वह खाना खा रहा है, शायद वह खाना खा रहा है, ऐसे नहीं बोला जा रहा है। निश्चित रूप से बोला जा रहा है वह खाना खा रहा है, मतलब थोड़ी ही दूर में कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, तो निश्चित बात है यहाँ पे, तो वहां शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ फर्श गीला है, निश्चित, यहाँ पे मतलब जहां हम अभी है यहाँ पे फर्श गीला है, तो यहाँ निश्चित तौर पे बात की जा रही है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर हो सकता है फर्श गीला है ऐसा शब्द होता
तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। समझ रहे हो आप? जिसके होने की निश्चितता हो, 100% वो चीज है जिसमें, उसी में निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। ये मिठाइयाँ खराब है, निश्चित रूप से ये बात की जा रही कि ये जो मिठाई है, ये शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए ये मिठाई खराब है। निश्चित रूप से बात की जा रही है 100% की ये मिठाई खराब हो गई है, तो ये जो शब्द आया है ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे मिठाइयाँ खराब है, वहां जो मिठाई रखी है वहां खराब है, तो वो भी निश्चित तौर पे बात की जा रही कि वहां जो मिठाई रखी है वहां खराब है, वे जो मिठाई है वे खराब है, तो ये भी निश्चित है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। जो बात निश्चित तौर पे की जा रही है, ठीक है, मतलब निश्चित तौर पे किसी चीज के होने या ना होने की बात की जा रही है, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। यहाँ भारत का नक्शा है, किसका नक्शा है, यहाँ भारत का नक्शा है, तो यहाँ जो शब्द है पास में रखे किसी नक्शे के लिए प्रयोग हो रहा है, और जो नक्शा है यहाँ भारत का नक्शा है। यहाँ ऐसे तो शब्द नहीं बताएगा कि हो सकता है यहाँ भारत का नक्शा है, तो हो सकता शब्द आता तो अनिश्चितता आ जाती शब्द में, लेकिन यहाँ पे 100% बोला जा रहा है कि यहाँ भारत का नक्शा है, तो यहाँ वाक्य में क्या है, निश्चितता है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वह भारत का मानचित्र है, वह शब्द किसके लिए आ रहा है, थोड़ी दूर में रखी एक मानचित्र के लिए आया है कि वहां जो मानचित्र है वहां भारत का मानचित्र है, तो निश्चितता के साथ बात की जा रही है, वहां भारत का मानचित्र है, निश्चितता है कि हाँ वही भारत का मानचित्र है, तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये लड़कियां गीली है, सॉरी ये लकड़ियां गीली है, तो जो लकड़ी है वो निश्चित तौर पे गीली है। ये जो लकड़ी रखी है, ये शब्द किसके लिए आया है, पास में रखी लकड़ियों के लिए आया है कि ये जो लकड़ियां है वो गीली है, मतलब निश्चित रूप में गीली है बताया जा रहा है, ये लकड़ियां गीली है, तो निश्चितता है वाक्य में, तो यहाँ भी निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। ये किसका फोन है, यहाँ किसका फोन है, मतलब यहाँ पे जो फोन रखा है वो किसका फोन है, तो निश्चितता है कि यहाँ फोन किसका है, तो यहाँ भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। उपरोक्त वाक्य में निकटवर्ती वस्तु की ओर संकेत करने के लिए यह शब्द का प्रयोग हुआ, अतः यह वाक्य निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। ठीक, वह किसका सामान है, मतलब वहां सामने कुछ सामान रखे हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि वहां किसका सामान है, तो जो सामान के लिए क्या शब्द हुआ, वह शब्द का प्रयोग हुआ, क्योंकि सामान बिल्कुल पास में नहीं है, थोड़े दूर में रखे हैं, तो वहां सामान है, ये निश्चित रूप से है, सामान है, यहाँ निश्चित बात है, तो वहां जो सामान है वो किसका है, तो सामान के होने की निश्चितता है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे फोन के होने की निश्चितता है कि फोन है, किसका है नहीं पता, लेकिन यहाँ फोन है, तो फोन होने की निश्चितता है, तो यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उपयुक्त वाक्य में दूरवर्ती वस्तु की ओर संकेत करने के लिए वहां शब्द का प्रयोग हुआ है, सर्वनाम का प्रयोग किया गया, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आगे है भीड़ ने एक बस में आग लगा दी। बात में निश्चितता है, भीड़ ने क्या किया, बस में आग लगाई, बात क्या है, निश्चित तौर पे है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है भीड़ ने आग लगाई या फिर हो सकता है किसी व्यक्ति ने आग लगाई, नहीं, भीड़ ने एक बस में आग लगाई, तो यह निश्चित बात की जा रही है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा, ये भी निश्चित बातें की जा रही है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और भी थोड़े से उदाहरण है, यहाँ मेरा बड़ा भाई है, यह जो व्यक्ति है, यह जो शब्द है किसी पास में खड़े व्यक्ति के लिए या बैठे व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ, पास में ही व्यक्ति है, इसलिए शब्द क्या हो रहा है प्रयोग, यह शब्द। अगर व्यक्ति दूर में होता तो कौन सा शब्द आता, वह व्यक्ति, है ना, तो यहाँ मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पेंट मेरी नहीं है, तो यहाँ शब्द मतलब जो पेंट है वो यहीं पे रखा है, तो यहाँ पास में रखी पेंट के लिए क्या शब्द हो रहा है, यह शब्द का प्रयोग। अगर दूर में रखी होती तो क्या शब्द होता, वह शब्द। तो मेरी नहीं है, अर्थात निश्चितता है बात में कि मेरी नहीं है, बिल्कुल मेरी नहीं है, हो ही नहीं सकता कि ये मेरा है, तो निश्चितता है बात में, तो यहाँ क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये गाय किशोर की है, ये जो गाय है मतलब पास में ही कोई गाय है,
तो यहाँ गाय किसकी है? किशोर की है, निश्चित रूप से किशोर की है। ठीक है, वाक्य पढ़ने से समझ में आ रहा है कि वाक्य में क्या है? निश्चितता है। अगर यहाँ बोला जाता कि हो सकता है यह गाय किशोर की है, शायद ये गाय किशोर की है, तो क्या होता? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता। लेकिन वाक्य पढ़ने से समझ में आ रहा है कि निश्चित रूप में यह जो गाय है वो किशोर की है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह खाना मैं बनाया है, सॉरी मैंने बनाया है, तो निश्चितता है कि यहाँ जो खाना रखा है वो किसने बनाया? मैंने बनाया है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ गंगा जल है, तो यहाँ पे जो जल रखा है वो क्या है? कौन सा जल है? गंगा जल है। निश्चितता है वाक्य में, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ये भी उदाहरण है, आप खुद से देख लेना। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे शब्द जिसमें स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि के द्वारा निश्चितता का बोध ना होता हो। देखिए यहाँ पे क्या होता है? निश्चितता का बोध नहीं होता है सेंटेंस में, तो यह कहलाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात वह शब्द जो वस्तु या पदार्थ के निश्चित होने का बोध नहीं कराता है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, किसी, कोई, मैं, तू आदि शब्द आ जाते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के साथ हम इसे समझेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को, कोई आया था और आपके लिए कुछ लाया था। क्या इस सेंटेंस में, इस पूरे वाक्य में कोई निश्चितता है? कोई आया था, नहीं पता कौन आया था। हो सकता है कोई व्यक्ति हो सकता है कोई महिला, हो सकता है कोई बच्चा हो सकती है कोई छोटी बच्ची हो। कोई आया था बताया जा रहा है, और आपके लिए कुछ लाया था। क्या लाया था? इसमें कोई निश्चितता नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्या लाया था नहीं पता, तो निश्चितता नहीं है वाक्य में। कोई आया था, आपके लिए कुछ लाया था, हो सकता है जान पहचान वाला आया हो सकता है नहीं जानने वाला कोई व्यक्ति आया हो, है ना, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमारे घर कोई आया है, हमारे घर कोई आया है, कौन आया है नहीं पता, कहाँ से आया है नहीं पता, जानने पहचानने वाला है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, कुछ नहीं पता, बस कोई आया है। तो वाक्य क्या है? निश्चित नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है वाक्य में, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर कोई संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। कोई जो शब्द है वो किसके स्थान पर प्रयोग हुआ है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। लेकिन कोई शब्द से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध नहीं हो रहा है। जो ये कोई शब्द है, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का कोई भी बोध नहीं हो रहा है, इसलिए कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, शब्द से निश्चितता नहीं हो रही है, अनिश्चितता है। ठीक है, पूरी जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आया है। ठीक, तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आया है। देखिए इस वाक्य में पूरा जो वाक्य है इसमें क्या है? पूरी जानकारी नहीं है। तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, कोई कैसा रिश्ता, कहाँ से आया है, लड़का क्या करता है या लड़की क्या करती है, कुछ नहीं पता, बस रिश्ता आया है। तो वाक्य में क्या है? निश्चितता नहीं है, तो यह क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ लोगों से मिल लिए और कुछ से मिलना है। देखिए कुछ शब्द आया है, यहाँ पे भी कुछ शब्द आया है, तो कुछ लोगों से मिल लिए, पता नहीं किन लोगों से मिल लिए, कुछ लोगों से मिलना है, पता नहीं किन लोगों से मिलना है, कितने लोगों से मिल लिए और कितने लोगों से मिलना बाकी है, कुछ नहीं पता। तो यहाँ जो कुछ शब्द है इससे पता चलता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, वाक्य में कोई निश्चितता नहीं है। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक ऐसे सर्वनाम जो वाक्य को जोड़ता हो, ऐसे सर्वनाम जो वाक्य को जोड़ता हो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति में दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे एक शब्द है, जैसे जिसे जिसका, ये जिसे और जिसका एक शब्द है, जो कि एक शब्द है, जो सो ये भी एक शब्द है, जितना ये भी एक शब्द है, जितना उतना। तो ये सारे जो शब्द हैं ये वाक्य को आपस में जोड़ता है, जोड़ने का काम कराता है। ये जो वाक्य है इनसे क्या होता है, क्या बोध हो रहा है हमें? संबंध का बोध हो रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। उदाहरण देख लेते हैं। मेरा वहां गिफ्ट कहीं खो गया,
देखिए, मेरा वह गिफ्ट कहीं खो गया जो मुझे जन्मदिन पर मिला था। तो जो मुझे जन्मदिन पर मिला था, इस शब्द को जो शब्द जोड़ रहा है, जो शब्द क्या कर रहा है, इस शब्द को जोड़ रहा है। मुझे जन्मदिन पर मिला था, क्या मिला था, गिफ्ट मिला था, क्या हुआ, वह खो गया। तो ये जो शब्द के माध्यम से इस साइड वाले शब्द को इनको जोड़ा जा रहा है। मेरा वह गिफ्ट कहीं खो गया, मुझे जन्मदिन पर मिला था। अगर यह जो शब्द नहीं लगाते तो यह वाक्य अधूरा सा लगता, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, सुसज्जित नहीं लगता। कैसा लगता, पढ़ के देखते हैं। मेरा वह गिफ्ट कहीं खो गया, मुझे जन्मदिन पर मिला था। अधूरापन है वाक्य में। अगर जो लगाएंगे तो मेरा वह गिफ्ट कहीं खो गया जो मुझे जन्मदिन पर मिला था। इन दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, जो शब्द कर रहा है, इसलिए ये क्या है, संबंध वाचक सर्वनाम है। तो जो शब्द, वह शब्द, जितना शब्द, उतना शब्द, ये सारे क्या है, वाक्य को जोड़ते हैं, इसलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो पढ़ाई करेगा वह पास हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो पढ़ाई करेगा, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया। जो पढ़ाई करेगा वह पास हो जाएगा, दोनों शब्दों को जोड़ा गया। अगर हम शब्दों को जोड़ने के लिए वह शब्द प्रयोग ना करें तो जो पढ़ाई करेगा पास हो जाएगा, तो शब्द अधूरा है। लेकिन जो पढ़ाई करेगा वह पास हो जाएगा, शब्द पूरा लग रहा है। तो ये दोनों क्या है, शब्दों को जोड़ रहे हैं, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। जितना कर्म करोगे उतना जल्दी लक्ष्य मिलेगा। जितना कर्म करोगे उतना जल्दी लक्ष्य मिलेगा। उतना शब्द क्या है, शब्दों को जोड़ रहा है। जितना शब्द क्या है, शब्दों को पूरा कर रहा है। तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगर इन्हें हम बीच से हटा दे, जितना कर्म करोगे जल्दी लक्ष्य मिलेगा, उतना जल्दी लक्ष्य मिलेगा, शब्द ज्यादा सही लग रहा है सुनने में कि जल्दी लक्ष्य मिलेगा, सुनने में ज्यादा सही लग रहा है। दोनों शब्दों को पूरा करने के लिए क्या शब्द जोड़ा गया, उतना शब्द को जोड़ा गया। तो यहाँ संबंध बना रहा है दोनों शब्दों के बीच में, तो यहाँ क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। तो जैसा और वैसा, ये शब्द क्या है, वाक्यों को जोड़ रहे हैं आपस में, तो क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या बताया गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग करके किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु इत्यादि के बारे में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम देख लेते हैं क्या क्या आएगा उसमें। कौन, किसका, क्या, किसने, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, किस लिए आदि शब्द होता है। मतलब ऐसे शब्द जिससे प्रश्न बनते हो, ऐसे शब्दों से ही प्रश्न बनता है। कौन, किसका, क्या, किसने, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, किस लिए आदि शब्द आते हैं। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के अर्थ में किया जाता है, उस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह होता है। और आपको पता है कि जब प्रश्न पूछा जाता है तो अंत में यहाँ चिन्ह होता है, प्रश्न चिन्ह होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप चिन्ह देख के भी समझ सकते हो कि यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कौन हो, कौन शब्द आया यहाँ पे, क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्लस यहाँ पे चिन्ह भी है प्रश्नवाचक। तुम क्या करते हो, क्या शब्द आया, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यहाँ पे चिन्ह भी है। ठीक, तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ शब्द आया, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम किसे ढूंढ रहे हो, किसे शब्द आया, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ शब्द आया, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या बोल रहे हो, क्या शब्द आया, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुमने मुझे किस लिए बुलाया, किस लिए शब्द आया है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, चिन्ह भी है। तुम किस कारण से रो रहे हो, किस कारण, यहाँ पे किस शब्द आया तो यहाँ भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ कौन है, कौन शब्द आया, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम यहाँ क्यों आए, क्यों शब्द आया, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर में देखा था कि ये जो शब्द है वो जब आएंगे तो यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तो हमने 6 प्रकार पढ़ लिए सर्वनाम के, साथ ही हमने संज्ञा भी पढ़ लिया है। तो यही तक है, हमने आगे हम विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में, पूरे स्लाइड को देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने संज्ञा पढ़ा, उसके भेद पढ़े हैं। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा पढ़ी है, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा है संज्ञा के प्रकार, 5 प्रकार के होते हैं संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा होते हैं। इसके बाद हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ा है,
व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या पढ़ा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण भी देखा है। इसके बाद हम जातिवाचक संज्ञा को पढ़े हैं, जिसमें किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष आदि। इसके बाद हमने समूहवाचक संज्ञा को पढ़ा है, समूह, किसी समूह के बारे में बात हो रहा होता है, जिसमें परिवार, कक्षा, सेना, भीड़ आदि। ठीक। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें किसी तरल पदार्थ या ठोस पदार्थ के बारे में बात हो रहा है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद भाववाचक संज्ञा, किसी भाव के बारे में बात होता है, अर्थात किसी ऐसे शब्दों को सुनकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, भला, महानता, सुंदरता, मूर्धा, सत्य, कोमलता, मृदुलता, सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद हमने सर्वनाम पढ़ा है, सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी है, जिस संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं, मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यहाँ, वहां, हम, हमारा आदि शब्द क्या है, सर्वनाम है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा पढ़ा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सर्वनाम के भेद पढ़े हमने, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। टोटल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पढ़ा है, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी भेद होता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम, बोलने वाला। मध्यम पुरुष सर्वनाम, सामने वाले के बारे में बात हो रही है। अन्य पुरुष सर्वनाम, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने उदाहरण लिए हैं। ठीक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के उदाहरण देख लिए। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, निजवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा है, अपने बारे में बात हो रही, आप, अपने आप, खुद, निज, स्वयं। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी निश्चितता की बात हो रही है। ठीक, यहाँ, वहां, इस, उस, ये, वे इत्यादि शब्द होते हैं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद हमने क्या पढ़ा है, उदाहरण में लिया था हमने यहाँ पे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ा है हमने। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा है, जिसमें कुछ, किसी, कोई, मैं, तुम, मतलब जिसमें शब्द में कोई निश्चितता ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हमने उदाहरण देखे। इसके बाद हमने संबंधवाचक सर्वनाम देखा, जिसमें शब्दों को जोड़ने के लिए क्या होता है, जो, की, सो, जितना, उतना आदि शब्द संबंध का बोध कराता है शब्द, उसे संबंधवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे, जिसका, ऐसे शब्द आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के बाद प्रश्नवाचक शब्द पढ़े हमने, कौन, किसका, क्या, किसने, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, किस लिए आदि शब्द आते हैं। उदाहरण भी देखे हमने। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।